अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर. Good morning everybody, welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. We are in a different environment. आपने आज नोटिस किया होगा माशाल्लाह माशाल्लाह अब शहर में भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि लिटरली अब वो गर्मी जो है ना वो हमारे स्टूडियोज़ में फ़ील होना स्टार्ट हो गई है. तो आज हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम उस स्टूडियो में बैठेंगे जहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का एसी ऑन हो. सो वी हैड टू चेंज. अच्छा, शहर में तो गर्मी पड़ रही है लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बताया जा रहा है कि जुमेरात से बारिशों का एक ऐसा सिस्टम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होगा जो कि असरअंदाज होगा, जिससे बेतहाशा बारिश भी हो सकती है. बहुत से मकामात पर अब फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है. सो वी जस्ट होप एंड प्रे कि एवरीबडी स्टे सेफ, क्योंकि जो पिछले साल वाला सैलाब का हाल और सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई थी वो हम सब के जहनों में अभी तक नक्श हैं और लिटरली उससे अभी हम रिकवर नहीं कर पाए हैं और शायद अभी मज़ीद कई साल लगें. सो इस मरतबा अल्लाह करे कि वो सैलाबी सूरत हाल ना हो और जो पिछले साल नुकसान हुआ था अमलाक का, जानों का, फसलों का, वो ना हो. यू नो वी वेट फॉर बारिश और ऑब्वियसली एक मौसम का एक ब्रेक आपको मिल जाती है एंड एवरीथिंग, लेकिन अब उससे भी इतना डर लगता है कि वो उसके कहने से पहले इतनी दुआएं पढ़नी पड़ती हैं कि या अल्लाह प्लीज़ इस बार जो बारिश हो वो कुछ मैनेजेबल हो. वैसे आपको बता दें कि कराची, चूँकि आपको पता है ये सिर्फ अगर हम कराची शहर की बात करें तो 1-2-3 सालों से डूब रहा है जब बारिशें होती हैं. तो इस बार बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. हम कह रहे हैं कि काम हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम्स बन रहे हैं. अब ऑब्वियसली टाइम विल टेल कि हाउ इफेक्टिव दे आर, बट काम तो हो रहा है. बट मुझे लग रहा है कि इस मरतबा इंशाल्लाह होपफुली पिछले सालों से बेहतर होगा मामला पानी के निकास के हवाले से. आपको पता ही है, कल से आपने खबरों में सुन लिया होगा मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स, एमपॉक्स कह लें, एमपॉक्स भी उसको आजकल कह रहे हैं. एमके तो कोई और एमके समथिंग वो एक डिजाइनर पे चले गए, लेकिन एमपॉक्स भी आप कह सकते हैं या फिर मंकी पॉक्स भी कह सकते हैं. हाँ, अच्छा, हम जो है थोड़ा सा मुस्कुरा इसलिए रहे ताकि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो, लेकिन टेंशन की थोड़ी सी बात है. अब इसमें हम सबको लर्न करना है एंड वी लर्न टुगेदर कि किस तरह से एहतियात की जा सकती है. कोरोना वाले मामले में तो आपको पता है ना, मास्क पहन लें, हाथ वगैरह को साफ रखें, सोशल गैदरिंग से इज्तनाब करें. अब इसमें क्या हमें वही SOPs बरूए कार लाने या फिर कुछ और करना पड़ेगा अपने आप को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए? अभी हम जिस केस की बात कर रहे हैं ना अब्दुल्ला, बाय द वे वो दूसरा केस है जो सामने आया है. अच्छा, और इन दो केसेस के सामने आने के बाद बाय द वे महकमा सेहत सिंध ने इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं, इट विल टेक अ फ्यू डेज आई गेस. ठीक है, 2 केसेस, अल्लाह ना ही करे वैसे हमें दोबारा कभी ये मामला डिस्कस करना पड़े. ठीक है, अस्पतालों में मखसूस आइसोलेशन वार्ड्स बनाने की हिदायत कर दी है, अस्पतालों को अलर्ट भी कर दिया है, अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया है, एयरपोर्ट्स को भी एक्चुअली बता दिया गया है. तो कहने का मतलब है कि एक खौफ है कि ये चीज़ ज़्यादा बढ़ ना जाए. बट फिलहाल जो बताया जा रहा है 2 ही केसेस हैं. सऊदी अरेबिया से आया, बिल्कुल जी, पहले एक केस आया सऊदी अरेबिया से, समबडी ट्रैवल्ड और उसको मंकी पॉक्स था, और फिर पता चला उसके साथ जो बैठा हुआ था ना पैसेंजर जहाज़ में, उसके अंदर भी डिटेक्ट हो गया है. सो इनमें से एक तो पेम्स में ज़ेरे इलाज है, दूसरा अपने घर में ही आइसोलेशन किए हुए है. वैसे जो तस्वीर है ना, बड़ा ही मतलब ये तो एक्सट्रीम लेवल एक बता रहे हैं ना. अब इसके एहतियाती तदाबीर वगैरह क्या है ये तो पूछना पड़ेगा, बिकॉज ऑनेस्टली इवन आई रेड अपॉन इट a little bit to see कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है और किस तरह एक दूसरे को लग सकती है. बट इस वक्त हमें मदद कौन करेगा? डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मौलिज हैं मुतअद्दी अमराज के, इन्फेक्शस डिजीज़ के. बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल. डॉक्टर फैसल, एमपॉक्स या फिर मंकी पॉक्स जिसे अब कहा जा रहा है, पाकिस्तान में इसके 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं. लंदन में पिछले साल ये सामने आया था, रिपोर्ट हुआ था. अब ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़ाहिर है देखी जा रही है, दीगर पैसेंजर्स की भी. कितनी तशवीशनाक बात है हमारे हेल्थ सिस्टम्स को लेकर हमारे लिए ये. जी बिल्कुल. सो एमपॉक्स के 2 या 3 केसेस की शिनाख्त हुई है और ये सारे केसेस जो हैं ये सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आए हैं. अब तशवीशनाक बात इतनी नहीं है, इसमें 2-3 अच्छी बातें. एक तो ये कि ये मरीज़ जो हैं ये नॉर्मल अपने केयर के लिए आए थे और उसी में इनकी तशखीस हुई थी कि ये प्रॉब्ली एमपॉक्स है, यानी कि डॉक्टरों ने बहुत जल्दी ही पकड़ लिया था कि ये कौन सी बीमारी है. दूसरी चीज़ ये कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से एक दूसरे को नहीं फैलती है और अभी तक कोई ऐसे केसेस नहीं है सामने आए जो पाकिस्तान में ही फैल के पाकिस्तान में ही लगे हैं. जी
ऑलराइट, सो चलिए होपफुली जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तशवीश की बात नहीं है, ये ऐसा ही रहे मामला। स्क्रीनिंग की हम पहले बात कर रहे थे ना कि किस तरह पता चल सकता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, और क्या आपके अंदर सिम्टम्स होने चाहिए। डॉक्टर साहब तो ये ज़रूर बता दें, क्योंकि अभी भी जो केसेस हैं वो सऊदी अरब से 2 जो केसेस आए हुए हैं, तो रमज़ान में हमने देखे हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो उम्रे के लिए जाते हैं, ट्रैवल बैक एंड फोर्थ कर रहे होते हैं। तो अगर स्क्रीनिंग भी देखी जाए तो व्हाट इज़ द स्क्रीनिंग प्रोसेस एग्जैक्टली, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? जी बिल्कुल। सो हर साल सऊदी अरब से कई लोग पाकिस्तान आते हैं उम्रा या अब हज का सीज़न शुरू होने वाला है हज के बाद, मगर याद रखेंगे कि कोविड के बरक्स एमपॉक्स इतनी तेज़ से नहीं फैलता। इसके फैलाव के लिए अमूमन क्लोज कांटेक्ट यानी कि जिल्द को जिल्द से टच होना ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पर अगर दाने हों। हवा से भी फैल सकता है मगर वो इतनी रफ्तार से नहीं फैलता जितना कोविड है। तो ये लगता नहीं है कि ये उम्रा या उन सब चीज़ों से ये यहाँ पे उसके ज़्यादा केसेस आएंगे। ऑलराइट, डॉक्टर साहब लास्टली ये बता दीजिएगा कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होंगे। कोविड के तो आपको पता ही है, हमें अजबर हो गए थे, याद था, इसमें मालूमाती मुहिम्मात भी चली थी, सब कुछ लोगों को बताया गया था। इसमें क्या हिफाजती तदाबीर हैं जो लोगों को बेसिक चीज़ें हैं पता होनी चाहिए, प्लीज़ गाइड कर दें। तो इसके एहतियाती तदाबीर के अंदर 3-4 चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपको बीमारी है और इसके अंदर दाने निकलते हैं, जिसके अंदर शुरू में दाने होते हैं फिर वो पानी नुमा दाने हो जाते हैं, बिल्कुल चिकन पॉक्स जैसे होते हैं। कुछ लोगों को उससे पहले बुखार आता है, गिल्टियाँ निकल सकती हैं उससे पहले। अगर आपको शुबा हो कि आपको ये बीमारी है तो फिर आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और दानों को कवर रखें अगर हो सके। दूसरी चीज़ ये कि इसके फैलाव के बचाव के लिए इसकी बर वक्त तशखीस करना ज़रूरी है, जिसको देखते हुए डॉक्टरों को ये पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या अलामात होते हैं। इसकी वैक्सीन भी मौजूद है, अलबत्ता वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दुनिया भर में वैक्सीन लग रही है मगर सिर्फ उन लोगों के अंदर जिसके अंदर इस बीमारी का रिस्क ज़्यादा हो या फिर ऐसे लोग जिनके अंदर शदीद बीमारी होने के चांस ज़्यादा है। तो वैक्सीन अमूमन सबको नहीं लगती है, कोविड जैसे नहीं है। ये सिंपल एहतियाती तदबीर है, उससे बीमारी आराम से हम फैलने से रोक सकते हैं। सो मास्क वगैरह का इस पर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अलामात भी डॉक्टर फैसल आपने बता दी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के 2 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से एक तो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, दूसरे को उनके घर में ही रखा गया है, वहाँ पे वो अपना आइसोलेशन पीरियड मुकम्मल कर रहे हैं। फील होना स्टार्ट हो गया कि अगर 1-2 केसेस आ गए हैं मुल्क में और स्लिप कर गए हैं थ्रू द एयरपोर्ट्स, और स्क्रीनिंग का आप कितनी स्क्रीनिंग कर लेंगे, तो आप खुद ही सोचते हैं कि कौन रुकेगा कौन नहीं। प्रिकॉशंस हमने खुद ने लेनी है। वी कैन नॉट वेट दिस टाइम फॉर एनीबडी एल्स टू डू इट फॉर अस। हमने एक दफ़ा सीख लिया है किस तरह करना है। और अब्दुल्ला, आप और मैं बैठे यहाँ हमेशा यही कहते रहते हैं कि मास्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सो वी स्पोक अबाउट कोविड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग विच इज़ मंकी पॉक्स। अल्लाह ना करे कल को और क्या चीज़ें आती हैं, तो मास्क को तो आप, मेरा ख्याल है कि अपना एक हाँ, हवा से वैसे इसका कम फैलाव होता है। ये फिजिकल कांटेक्ट से जब आप किसी मुतासरा मरीज के साथ टच होते हैं उससे ज़रा ज़्यादा इसका फैलाव है। लेकिन मास्क तो इन एनी केस आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस एहतियात करें। और पर्टिकुलरली हमारे वो दोस्त, हमारे वो बहन भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे जो सऊदी अरब से आए हैं उम्रे की सआदत हासिल करके, आपको पता है रमज़ान में हज़ारों लाखों लोग जाते हैं, या फिर अदरवाइज़ अभी हालिया दिनों में या हालिया हफ्तों में सऊदी अरेबिया से उनकी वापसी हुई है। प्लीज़ अपने आप पर नज़र रखिए। खुदा न खास्ता अगर किसी भी किस्म की ऐसी अलामत आपको महसूस हो जिससे आपको शुबा है कि आप में ये बीमारी हो सकती है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और अपने आप को अपने घर वालों और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बिल्कुल अलग कर लें। आई एम श्योर इतनी समझदार तो सब हो ही गए होंगे। अच्छा चलें, अब हमने आपको सूटेबली खौफज़दा कर दिया, लेकिन ये मकसद ये नहीं था। लेकिन खौफज़दा होने की बातें तो और भी हैं हमारे पास, जैसा कि अब ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, इस्लामाबाद दोबारा से सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनने जा रहा है। और जहाँ माशाल्लाह हमारे टाइप और हमारा लेवल ऑफ सियासत होगी, वहाँ और चीज़ें खौफज़दा आपको नहीं कर सकती, क्योंकि सियासत ही काफ़ी है। तो ईद की
की छुट्टियां जी ख़त्म होने के बाद इस्लामाबाद हिस्ब मामूल ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनता जा रहा है और सियासी रहनुमा भी अपने होम टाउन में ईद गुजारने के बाद अब दारुल हुकूमत पहुँच रहे हैं। ख़ास तौर पर आपको बता दें आज क्या होने वाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला रखा है और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को आज वज़ीर आज़म की जानिब से इशाया भी जो है वो दिया जाएगा। ईद मिलन पार्टी सॉर्ट होगी फिर इसका मतलब इसको हमने इशाया कह दिया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पार्टी ईद डिनर, ईद गेट टुगेदर होगी ये। और तो इस वक्त आपको बता दें कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का अदालती हुक्म जो है वो बिल्कुल बरकरार है। हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है और हुकूमत वाज़े तौर पर कह चुकी मुल्क भर में इलेक्शन एक ही दिन और अक्टूबर ही में होंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट का अपना हुक्म भी कायम है, आपको पता ही है। इतना ज़रूर हुआ है कि 20 अप्रैल को होने वाली समात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सियासी रहनुमाओं से कहा था कि अगर सियासी जमातें मुज़ाकरात के जरिए मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन की तारीख पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है और 27 तक पर फिर ये समात मुलतवी कर दी थी। एंड 27 इज टुमारो। हाँ, सो आज एक और मशवरे का राउंड हो सकता है, आज एक और राह निकालने की कोशिश हो सकती है। And if somebody has come up with better ideas in the past 2-3 days, जो ईद के गुजरे हैं, तो फिर आज ही दिन है कि उस पर बात हो जाए। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने, आपको पता ही है, यौम तासीस भी उनकी पार्टी का गुजरा। वक्तन फ़वक्तन वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपने कारकुनों को ज़रा मुतहर्रिक करने के लिए उनसे खिताब करते ही रहते हैं और बहुत सी बातें उन्होंने ड्यूरिंग द ईद हॉलीडेज़ भी अपने कारकुनों से की हैं। और कुछ उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के सुओ मोटो इख्तियार से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल पर जो है अमल दरामद रोक रखा है। बिल्कुल, देयर इज नथिंग बीइंग डन ओवर देयर, जो कि आपको याद दिला दें कि कानून भी बन चुका है। अब इस मामले में भी सख्त इख्तलाफात मौजूद हैं और पार्लियामेंट अदालती फैसले को मुस्तरद कर चुकी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हों या सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान इख्तियारात की जंग, फिलहाल इस आईनी और सियासी बुरहान में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हमने नहीं देखा। मीनवाइल वो बीच में बहुत से ऑडियो लीक्स भी आपको पता ही है ना, इस सारे मामले में ऑल द ऑडियो लीक्स बहुत कुछ हो रहा है। सारे रिश्तेदार बीच में आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो पूरा सास बहू कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन रही है। सासों को आपको पता है फिर इन्फ्लुएंस तो होता है ना। बिल्कुल होता है। हाँ, होना भी चाहिए भाई, क्यों ना हो, मतलब व्हाई नॉट। और आपको पता है सास तो दोनों साइडों की होती है ना, आदमी की भी सास होती है और औरत की भी। तो यहाँ वैसे आदमी की सास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको पता है हम T20 सीरीज जो है नहीं जीत सके। बात कर रहे थे ना इससे पहले क्रिकेट सीरीज की जो 2-2 से बराबर हुई है T20 सीरीज हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि हमारी टीम तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी और न्यूजीलैंड की टीम बहुत सारे बड़े स्टार्स जो उनके नाम पर खिलाड़ी हैं IPL में, आपको पता है ना, उनके बगैर ही यहाँ मौजूद थी। अच्छा, शुरू से ही आई एम सॉरी टू से थोड़ा सा लग रहा था कि दे आर जस्ट फाइंडिंग देयर फीट और व्हाटएवर द मुहावरा गोज, कि वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे हर मैच के साथ। और फिर जो कि मैच अबैंडन हो गया था, ओले बरस गए थे, उसमें तो दे वर प्लेइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। ये तो चलो हमारी फेवर में ही सॉर्ट ऑफ हो गया कि आगे मजीद मैच खेलना ना पड़ा। लेकिन इसलिए व्हाट हैपेंड इन द एंड वाज टोटली एक्सपेक्टेड। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज आपको पता ही है कि 2-2 से बराबर हो चुकी है और पीर को रावलपिंडी में खेले जाने वाले 5वें मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त, 6 विकेटें, वेरी डिसाइसिव शिकस्त। और शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से मायूसी हुई। अब एक रोज़ा सीरीज कल से रावलपिंडी में शुरू होगी और सोशल मीडिया पर तबसरे होते रहे कि कमज़ोर तरीन कीवी टीम, जिसके 9 सुपरस्टार खिलाड़ी अब्दुल्ला जिस तरह आप कह रहे थे मौजूद भी नहीं हैं, उनके खिलाफ भी होम सीरीज नहीं जितवा सके। तो ऑब्वियसली मायूसी तो होनी। मैच के हीरो रहे मार्क चैंपियन और सेंचुरी बनाए, न्यूजीलैंड को मैच में वापस लेके आए। 57 गेंदों पर 104 रन की इन्होंने इनिंग खेली। जस्ट बाय द वे इफ यू डिडंट नो, 7 निभाने वाले जेम्स नीशम ने 25 गेंदों पर 45 रन बनाकर न्यूजीलैंड की जीत में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। इसी पे ज़रा बात करते हैं कि हमें वनडे सीरीज़ में क्या कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, कोई स्ट्रैटेजी तब्दील करनी है, लड़कों को तब्दील करना है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका रज़ाक भाई। रज़ाक भाई, फुल स्ट्रेंथ के साथ न्यूजीलैंड की टीम नहीं आई थी, लेकिन हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में मौजूद थे। अब बताइएगा कि एक रोज़ा सीरीज़ में हमें क्या सबक सीखना चाहिए, ये जो T20 सीरीज़ में हमारे साथ हुआ है इससे? मतलब जो हो गया वो तो हो गया, अब आगे क्या?
देखिए T20 में कोई भी टीम हल्की या स्ट्रांग नहीं होती। बात आपकी अप्रोच की होती है, आपने इसमें बॉलिंग स्ट्रेटजी होती है, बैटिंग प्लानिंग होती है और टीम जो 11 की खेलती है उसमें बड़ा अहम रोल होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि और वेन्यू का बड़ा अमल दखल होता है। जैसे लाहौर मैचेस हुए, पाकिस्तान अनबीटन था, फिर जब पिंडी में गए तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई पाकिस्तान को। और वनडे में भी देखें, आपकी अप्रोच की बात है, आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है और आपने पाकिस्तान को मैच जितवाने के लिए खेलना है। इस अप्रोच से हमें हटके नहीं खेलना चाहिए और जब ये इस तरह करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम काफ़ी ऊपर जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि ये सारी अभी तक जो सीरीज हमारी चली है, फॉर ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉलर्स, मार्क चैपमैन को कोई जिसको कहते हैं ना कि वो एक दफ़ा आउट हुए पूरी सीरीज में, तो ये बताएं कोई इस बंदे का कोई तोड़ है हमारे पास? देखिए बात यह है कि न्यूजीलैंड ने जो टूर किया है वो उनकी इंटेंशन ये होती है कि वो प्लेयर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो वो उनको वो चैपमैन की शक्ल में एक बड़ा अच्छा प्लेयर मिल गया जो खड़े खड़े शॉटें खेलता है। और ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान ये सीरीज हारा नहीं है, पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी अप्रोच की वजह से ये जो T20 सीरीज ड्रॉ की है। और जिस पिच पे 250 स्कोर होना चाहिए, 225 होना चाहिए, वहां पे आप 9 ओवर जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि 200 स्कोर बढ़ा है। हालांकि PSL में यहाँ पे 260 भी डिफेंड नहीं हुआ, 245 भी डिफेंड नहीं हुआ। तो इनको पता होना चाहिए था कि अगर पहले बैटिंग आ गई है, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया था कि वो भी चाहते थे कि यहाँ पे चीजिंग इजी है, इसलिए कि उन्होंने जिसमें बारिश हो गई थी। तो सिर्फ अप्रोच की बात है कि आपने किस तरह इन मैचों को लेना है। अप्रोच की बात तो है रज़ाक भाई, अब बताइए एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, वो एक और मामला चल रहा है इंडिया वाले मैचेस के साथ, लेकिन ओवरऑल इन टूर्नामेंट्स में इस सीरीज़ का हमें फ़ायदा होगा, मददगार साबित होगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए जितनी भी क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट, इसमें आपको हेल्प आउट तो मिलती है। आपको एक तो रिदम आपका बनता है और आपको मैच ट्रेनिंग भी मिलती है, मैच फिटनेस भी मिलती है। और बात यह है कि अगर जब तक हम अपनी अप्रोच को या अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, हमारी जो डिसीजन पावर है वो अकॉर्डिंग टू दी जो प्लेयर के बेनिफिट में वो ना होगी, तो फिर प्रॉब्लम आती है। किन प्लेयरों को आपको खिलाना है, किन प्लेयरों को आपने रेस्ट करवाना है, इसमें काफ़ी डिबेट बनती है। और जिस तरह क्रिकेट बोर्ड डिसीजन ले रहा है, अब मिकी आर्थर जो अब सेकंड ऑप्शन पे ये जो पाकिस्तान की कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसे लोग लेके आए जो फुल टाइम पाकिस्तानी क्रिकेट को दें, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी हो और इसमें आप रिजल्ट बेस पे रखें। आप किसी पे ये ना कहें कि जी कि हमने उसको ले आए तो वो फिर अब 3 साल के लिए आ गया, 4 साल के लिए आ गया। आप रिजल्ट बेस पे देखें कि कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, मेंटली तौर पे आप कितने, आप गोरों को लेके आने का मतलब क्या होता है कि आपका मकसद ये है कि आपने प्लेयरों को मेंटली स्ट्रांग करना है। अगर वही चीजें हम दोहराते रहेंगे, उसी तरह हम खेलते रहेंगे, हमारी अप्रोच चेंज नहीं होगी, तो फिर क्या फायदा इन लोगों को लेके आने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे। इस क्रिकेट तो कोई भी फायदा तो होता ही है, चीजें जो हैं सीख लें और आगे जरा बेहतर परफॉर्मेंस हो, विच बाय द वे स्टार्ट्स टुमारो। तो ODI का सिलसिला जो है वो कल से शुरू होगा रावलपिंडी में। अच्छा जी, एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की। अपनी तैनाती के बाद इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तमाम तकरीबन मौज़ूआत पर बड़े नपे तुले अंदाज में इन्होंने इजहार ख्याल किया, बात की है। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि फ़ौज सबकी है, किसी एक सियासी जमात की नहीं है। रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को भी मशवरा दिया कि वो आइन और कानून के ताबे रहें, सियासत का लिबादा ना ओढ़े। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है एक्चुअली, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहना था ये सुनिए। अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक खास सियासी सोच या खास सियासी जाविये
नजरिए या जमात की तरफ राग़िब हो। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान में हर मसलक, हर इलाके और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, इसी तरह ये खास सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस हैं तमाम ममालिक में, इनका जो बुनियादी मकसद होता है वो जो वेटरन्स की जो फलाह बहबूद और उनके मसाइल को उजागर करना होता है। ये कोई सियासी या कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि, और ना इनको होना चाहिए, कि वेटरन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कानून पाकिस्तान से इस्तिस्ना हासिल हो जाए। Being a veteran doesn't provide you impunity from the law if you break any law। और वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को इसी तरह सियासत का लबाता नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, ये सब कुछ तो आपने सुन लिया, और भी बहुत सी बातें हुई, जैसे कि आपको बताएं कि DGISPR ने मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर भी तफसीली रोशनी डाली है। डिटेल्स उसकी दी, इंडिया को भी खबरदार किया कि अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों से बाज आ जाए, वरना वही वाला हाल ना हो जो 2019 में हुआ था। और सोशल मीडिया पर फ़ौज मुखालिफ बातें करने वालों में से कुछ के सियासी मकासद हैं, ये भी उनका कहना था। और कुछ पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसियों के आलेकार भी बने हुए हैं, बड़ी बिल्कुल उन एजेंसियों के थ्रू यूज़ भी हो रहे हैं कुछ लोग, ये उन्होंने कहा। देखें, हिंदुस्तानी लीडरशिप की गिदड़ बकियां और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन, टेक्निकल एयर वायलेशंस और दीगर इल्जामात का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा भारत की दरहकीकत एक खास पॉलिटिकल एजेंडे की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के कायम करदा यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन किया है। इस ज़िमन में पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल रसाई दी गई है, जबकि भारत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को ना ही कोई रसाई दी गई है और ना ही कोई लिबर्टी ऑफ एक्शन की इजाजत दी गई है। रवां साल अब तक 56 मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियों के दौरान इसी अरसे में पाक फौज ने 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स को भी मार गिराया। अफवाज पाकिस्तान भारत की इन तमाम शरंगेजियों से नबर्द आजमा होने के लिए हमा वक्त तैयार और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए पुरअज़म हैं। पिछले चंद माह से बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्द अमनो आमा को खराब करने की बेहद कोशिशें करते रहे हैं, मगर फोर्सेस, पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन मजमूम अज़ाइम को भरपूर तरीके से नाकाम बनाने में हमतन मसरूफ हैं। आईने पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी राय का हक देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन यही आइन इस आज़ादी राय को चंद कवानीन और बंदिशों के अंदर क़य्यूद करता है। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफवाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के खिलाफ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आइनी भी है। और हमें इस बात का भी इदराक है, हो सकता है कि कुछ लोग ये ज़ाती हैसियत में कर रहे हों, बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं। और कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके आलाकार भी बने हुए हैं। इसके अलावा मौशी जो सूरत हाल है मुल्क को सर्टनली मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं, उसका भी जिक्र किया तर्जुमान पाक अफवाज ने, और यही कहा कि हम भी इस सूरत हाल का एहसास करते हुए अपने अखराजात कम कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अपने ऑपरेशनल और खुसूसन गैर ऑपरेशनल अखराजात का तफसीली जायजा लेने के बाद ये फैसला किया कि मईशत की बेहतरी के लिए हर किस्म के अखराजात में कमी लाई जाएगी। इस सिलसिले में पेट्रोलियम, राशन, तामीरात, गैर ऑपरेशनल प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग और गैर ऑपरेशनल नकलो हरकत में कमी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिमुलेटर ट्रेनिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स के इनेकाद को बढ़ाया जा रहा है, ताकि इस मद में भी अखराजात को कम किया जा सके। अच्छा जी, ये सब कुछ आपने सुन लिया। बेसिक बॉटम लाइन ये थी कि DGISPR का बहुत ज़्यादा ये भी कहना था कि फ़ौज जो है वो सियासत से बिल्कुल दूर है और रहना भी दूर चाहती है। तो बाकी बहुत बातों में ये भी कहा गया। दूसरा, पाकिस्तान किसी तरह भी अपनी सलामती से गाफिल नहीं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है पाकिस्तान की। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये उन्होंने रीइटरेट की है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें भी हो गई। और एक आपको पता है ना कि विद एवरीथिंग हैपनिंग
अराउंड द वर्ल्ड ही हम कहेंगे पिछले 1-2 सालों से, आपने अभी जिक्र भी किया था ज़रा क्लाइमेट का और एनवायरनमेंट का, तो उस पर भी हमें ज़रा गौर करना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया और खुसूसन पाकिस्तान जो है ना। देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये जो अभी ओले भी पड़े थे ना जो इस रावलपिंडी मैच में, वो भी बड़े अनप्रेसिडेंटेड थे। ओले साइज जो कि लिटरली गाड़ी पे पड़े तो शायद डेंट भी पड़ जाए उस पर, शायद नहीं, लोगों पे पड़े तो शायद कोई जख्मी भी हो सकती है, चोटें भी लग सकती हैं। सो दिस इज समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी स्टडीड। अच्छा, ये जो हम ओलों की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी फुटेज आपको इसलिए दिखानी थी बिकॉज अक्सर अब्दुल्ला जब बारिश हो रही होती है या ओले पड़ रहे होते हैं ना, तो स्क्रीन पे आप इस तरह देख नहीं सकते एक्सेप्ट इन दिस मैच। एग्जैक्टली, तो पूरी वो बर्फ के तोदे ये देखें गिर रहे थे। अच्छा, आपको नजर आ रहे थे। पिछले साल आपको पता ही है इसी माहौलियाती तब्दीली की वजह से या इन्हीं तब्दीलियों की वजह से बदतरीन सैलाब का हमें सामना भी करना पड़ा। आने वाले दिनों में हीट वेव्स का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। अगले 2-3 माह में मुल्क के मैदानी इलाकों में ऑब्वियसली कड़ाके की गर्मी तो पड़ेगी ही, लेकिन साथ ही बारिशों का कोई ऐसा सिस्टम भी आ सकता है जो फिर से सैलाबी सूरत हाल से हमें दो चार कर सकता है। और दर्जनों जाने भी आपको पता है इससे पहले हमारी हीट वेव की वजह से गई हैं, कराची में पर्टिकुलरली। एब्सोल्युटली, तो इस पे ज़रा बात करनी ज़रूरी भी है और हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली। हाल ही में टाइम मैगज़ीन की टॉप 100 में इन्होंने जगह बनाई है। हम बात कर रहे हैं शहरी रहमान साहिबा की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप बहुत पैशनेट हैं अबाउट द एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज पे आप बहुत बात करती हैं। ये बताएं कि अब तो इतने कुछ साल हो गए हैं कि हम हमेशा देखते हैं, ख़ासतौर पे सिंध हुकूमत कराची में ज़रूर एक डायरेक्टिव दे देती है जब कोई हीट वेव आ रही हो, जो कि आती भी रहती है। तो आपसे पूछना ये है कि इस बार कोई स्पेशल SOPs हैं जिसके बारे में आप लोगों ने डिसाइड किया हो, जो कि आवाम को बताने हैं, बिकॉज गर्मी और फोरकास्ट क्या है आपके पास जो एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं? क्योंकि हमें यही बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। हीट वेव की इसलिए जारी की है क्योंकि अभी तक कोई ऐसी मतलब बहुत ही बुरी हीट वेव नहीं आई है, तबाहकुन हीट वेव अभी नहीं आई है। लेकिन क्योंकि पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शदीद तरीन टेम्परेचर्स, ख़ासतौर से साउथ में तुर्बत आपने देखा, जैकोबाद देखा, दादू देखा, 3 साल तीनों शहर दुनिया के सबसे गर्म तरीन शहर रहे। तो मेरी कोताही होगी कि अगर मैं हीट वेव के जो SOPs हैं बहुत सिंपल से हैं, लो कॉस्ट हैं, इशू ना करूं, तो हमने कर दिए हैं। ये हम इंटरफेयर नहीं कर सकते 18वीं तरमीम के बाद सूबों में, लेकिन इतना तो बनता है कि हम उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं और उनको याद दिलाएं कि हीट वेव आ सकती है, और जब अगर आए तो फिर उन्होंने ये इक़दाम करने हैं। मतलब सिंपल ORS रखना है अपने यूनियन काउंसिल पर हमने कहा है कि आप इस लेवल तक रखें छोटे छोटे हीट वेव सेंटर्स। इनमें कोई ख़ास खर्चा नहीं है, आपने ORS रखना है, पंखे रखने हैं, पानी रखना है, लोगों को ज़रा सा रेस्ट करने की जगह देनी है, सूरज से बाहर निकल सकें, क्योंकि वो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल मुज़र हो सकता है। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान। अब ये वो बातें हैं, क्लाइमेट चेंज की रियलिटी वो है कि हमें समझ जानी चाहिए एंड वी नीड टू चेंज विद इट एज वेल। तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी होने चाहिए। बहुत सी हम इस पे डिटेल में बातें कर चुके हैं, बिकॉज चले इस साल ना हो हीट वेव, इस साल ना हो बारिश, वॉटएवर, लेकिन असरात तो हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों। अच्छा, ईद पे आपको पता ही है, एक तो वो अफसोसनाक खबर मिली थी हमें जिसमें नूरजहां दम तोड़ गई थी, हतनी। इनफैक्ट ईद की सुबह का ही उस खबर के साथ आगाज़ हुआ था। डिटेल में हम बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसने पूरी कौम को सोगवार किया वो सवात में होने वाले हादसे का था। हादसे ने ईद की छुट्टियों में पूरी कौम को गमज़दा कर दिया। काबुल CTD थाने में 2 दिन पहले रात को होने वाले धमाके में शोहदा की तादाद 18 तक जा पहुँची है। 50 से ज़ायद ज़ख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। शदीद झुलसे हुए ज़ख्मियों को पेशावर बर्न सेंटर एक्चुअली मुंतकिल किया गया है। और आपको जल्दी से बता दें कि इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाका दहशतगर्दी नहीं था और इंकशाफ किया गया है कि एक रोज़ कबल CTD थाने में 2 मुश्तबा दहशतगर्द लाए गए थे और दोनों मुश्तबा दहशतगर्द भी धमाके में मारे गए। थाने में 300 से 400 किलोग्राम बारूदी मवाद रखा हुआ था, ऑलरेडी वहाँ पड़ा था, जो धमाकों से फट गया। और पहला धमाका 8:20, दूसरा 8:25 पर हुआ। CTD इमारत का ग्राउंड और पहली मंजिल जो है वो 80% क्लियर कर दी गई है। CTD इमारत का तबाहशुदा तहखाना आज क्लियर कर दिए जाने का इम्कान है। तो DPO सवात शफीउल्लाह खान गन्नापुर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं
शुक्रिया शफी साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, तहकीकात आई एम श्योर अभी आगे बढ़ गई होंगी, क्या अब तक आप लोग कंक्लूड कर चुके हैं जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनमें? इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जब एज ए इन्वेस्टिगेटर आप जाते हो किसी क्राइम सीन पे तो आप फैक्ट कलेक्ट करते हो। तो ये जो हमने वहाँ पे सारा साइट की इंस्पेक्शन की और सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के रेप हमारे साथ थे, हमारे बम डिस्पोजल यूनिट के हमारे जो एक्सपर्ट्स थे वो भी थे, आर्मी के भी एक्सपर्ट्स थे। कोई ऐसी एविडेंस इस्टेब्लिश नहीं हुई कि ये बाहर से कुछ हुआ है। ये जो हमारे CTD का ओल्ड कंपाउंड था, 3 मंजिला जो बिल्डिंग थी, इसमें जो एक्सप्लोसिव पड़ा था, केस प्रॉपर्टीज हाई एक्सप्लोसिव था, ज़्यादा था, तो उसी में एक्सप्लोजन हुआ है। उसकी तहकीकात वो अभी फाइनल होंगी कि वो ड्यू टू शॉर्ट सर्किट है या कोई और उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है कि उसकी डेट एक्सपायर हुई, उस पर टाइम बार्ट हुआ तो वो भी एक्सप्लोड होता है, उसमें कोई और इस तरह की कोई वो हुई है। तो उसके लिए सूबाई गवर्नमेंट ने एक बड़ी तहकीकाती टीम भी बना दी है। हमारे एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और होम सेक्रेटरी साहब पहुँच चुके हैं, वो इस पर तहकीकात कर रहे हैं जी। अच्छा, ये क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है इस किस्म की जब चीज़ें होती हैं तो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें सोचना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेकुलेशन सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर तहकीक भी नहीं की होती, तस्दीक भी नहीं की होती और फिर भी लोग बताना शुरू कर देते हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे ये एक्चुअली हुआ क्या था? ये दहशतगर्द हमला था, कोई एक्सीडेंट था, एग्जैक्टली क्या आपको पता चला अब तक? ये अभी देखें ना मैंने आपको बताया कि जब आप तहकीक करते हैं, एक तो हमारी 3 लेयर सिक्योरिटी थी। अब मैं आपको वो टेक्निकल बातें बताऊं। 3 लेयर हमारी सिक्योरिटी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह सेफ रही। जो कोई एंट्री करता है कहीं जाके किसी मजमूम इरादे के साथ तो वो उनको हिट करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे वर सेफ। इसी तरह जो हमारे इंजर्ड थे, जितने भी हमारे कोई 51 के करीब इंजर्ड थे, तो वो सारे आई विटनेस थे। तो उनमें से किसी ने भी ऐसी एविडेंस हमें वो आई विटनेस नहीं बता सका कि कोई बंदा बाहर से आया या कोई सुसाइडर था, उसने अपने आप को ब्लॉक किया और वो वहाँ से इस्टेब्लिश नहीं हुई। तीसरी हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई पोस्टमार्टम की, तो उनसे जो वो ज़रात निकलते हैं ऐसे इंसिडेंट के बाद, तो किसी भी डेड बॉडी या हमारे इंजर्ड के बॉडी से ऐसे कोई ज़रात, ऐसे पार्टिकल नहीं वो निकले, वो हमें नहीं मिले कि हम ये कहें कि इसमें खुदा न खास्ता कोई सुसाइडर या कोई वो था। तो यही इसी नतीजे पे सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी इसी उस पर वो है और हमारा भी कि भाई ये वही एक्सप्लोसिव था। अब एक्सप्लोसिव की जांच करने के लिए कि वो एक्सप्लोड कैसे हुआ, उसके लिए बड़ी तहकीकाती टीम, उसके बड़े हमारे हाई रैंक ऑफिशियल्स आए हैं। IG साहब ने इस्तदा की तो गवर्नमेंट ने उनको ऑनर किया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने नोटिफाई किया, होम सेक्रेटरी अलॉन्ग विद एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच वो इसको लॉजिकल एंड तक फिर पहुँचाएंगे जी। सो अब तक की जो आपकी तहकीकात हैं उसमें यही बात सामने आ रही है कि एक्सप्लोजिव इसमें दहशतगर्दी का अंसर सच उस तरह से शामिल नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोसिव्स ऑलरेडी उस जगह पे भी पड़े हुए थे, तो उसको भी ऑब्वियसली यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अच्छा, आप ये बताइएगा कि सवात में ऑल्दो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, क्या अब तक इसमें पेशरफ्त हो सकी है? देखिए जी, सारे मैंने आपको बताया कि सारे हम एक पेज पे हैं और स्वात के अमन को किसी भी सूरत हम दाव पे लगाने नहीं देंगे। या आप देखें माह रमज़ान कितना बेहतरीन गुजरा, इवन किसी ने एक पटाखा तक हवाई फायरिंग पे कितना कंट्रोल हुआ, बाकी जितना हमारा वो कन्वेंशनल क्राइम था वो कितना कंट्रोल हुआ, टूरिज़म कितना पीक पे जा रहा था, ये हमें नज़र लगी। ईद के तीसरे दिन ये एक्सप्लोसिव जो था ये एक्सप्लोड हुआ, तो हम आपके तवस्सुत से तमाम उनको वो जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको कहते हैं कि वो डिसहार्ट ना हो, स्वात की ब्यूटी को आके देखें। हम तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, सबका फोकस स्वात पे है। स्वात इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो इंशाल्लाह स्वात को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हमारी जानें हाजिर है, हमारी तारीख बड़ी पड़ी है, ऐसी कहीं से भी कोई खबर आती है हम सब मिल बैठ के बात करते हैं। अभी तक हमें कोई ऐसी प्रेजेंस रिपोर्ट नहीं हुई, जहाँ भी रिपोर्ट होगी वहाँ पर जाके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक्शन होगा इंशाल्लाह, और स्वात की आवाम के लिए अपनी जान देने से भी दरिया नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका DPO साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था, और ख़ास तौर पे वैसे तो इन एनी केस जब इतनी हलाकतें हों तो खौफ ही आता है। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे और आपको अपडेट करेंगे
नूरजहां के हवाले से हथनी जो कराची जू में, और दूसरी जो मधुबाला जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, तो उसकी भी बात करें। बड़ा अच्छा समझे हैं आप, बड़ी वजूहात होती हैं हर चीज़ की। अच्छा जी, इमरान खान साहब आपको पता ही है ना, इनके इंकशाफात का सिलसिला ना थमने वाला है। जो इनफैक्ट ये उम्र यार की ज़ंबील आपने सुना होगा, सो एक इमरान खान साहब की भी ज़ंबील है जो कभी खाली नहीं होती है, और इसमें से आए रोज़ कोई ना कोई इंकशाफ जो है वो बरामद होता रहता है। और ख़ास तौर पर जनरल बाजवा के बारे में तो उनके इरशाद जो हैं वो हैरान करते रहे हैं हमें इन द पास्ट। और ख़ान साहब का ताज़ा दावा है कि असेंबलियां भी उन्होंने साबिक आर्मी चीफ ही के कहने पर तोड़ी थी, जिसपे बड़ी बात हो रही है सोशल मीडिया और बड़ा पीटीआई इसे डिनाई भी कर रही है। लेकिन एक्चुअली क्या कहा है, अगर आप इसे डिनाई कर सकते हैं तो कर लीजिए, उसका तो डिटाई का तो कोई हल नहीं है। अब इमरान खान साहब तो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बदतरीन कारकर्दगी को भी बाजवा साहब के ही सर थोप चुके हैं। बकौल खान साहब के ये जनरल बाजवा ही थे जो बुज़दार की कारकर्दगी सामने नहीं आने देते थे। यही वजह है कि फवाद चौधरी जैसा ज़ीरक सियासतदान भी ये कहने पर मजबूर हो गया कि बुज़दार दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। So I hope all those who are listening to us in Punjab right now, अगर पीटीआई इंतखाब जीतती है तो आप बाजवा साहब, वो नहीं बाजवा साहब नहीं, पहले तो वैसे बाजवा साहब का ही टेन्योर कहते हैं ना इमरान खान, बुज़दार साहब के एक और टेन्योर के लिए तैयार रहिए। बस पंजाब में बसने वाले इमरान खान साहब के वोटर को खौफ नहीं आ रहा है बातें सुन के आए होंगे? लेकिन इमरान खान खुद क्या सोच रहे हैं ये भी आपको बता दें कि वो मकबूलियत की इस फिजा में मतलब समझते हैं कि पंजाब उनके हाथ अगर आ गया तो फिर उन्हें दोबारा वजीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दिस इज़ द बॉटम लाइन, और यही वजह है कि वो पंजाब में फौरी इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा उनकी तरजीह नहीं, और इत्तेहादी हुकूमत भी खान साहब के इरादों से वाकिफ़ है, और यही वजह है कि हुकूमत अपने लिए साजगार वक्त का इंतज़ार कर रही है। किस्मत किस पर मेहमान होगी इसका फैसला तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्शन डे पर ही होगा, लेकिन अपेरेंटली पंजाब इज़ द बैटल ग्राउंड फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस, और पंजाब में इंतखाबात कब होने हैं इसी पे सारा का सारा डेडलॉक है। और अपेरेंटली फवाद चौधरी कह रहे थे कि हो सकता है प्रॉब्ली इट कैन बी उस्मान बुज़दार, एंड इफ नॉट उस्मान बुज़दार शायद कोई ऐसा ही कैंडिडेट जिसको पहले आपने कभी देखा या जिसके बारे में कभी आपने सुना भी ना हो। Even that is okay, लेकिन it could be उस्मान बुज़दार also as well, और मे बी कोई ऐसा कैंडिडेट जिसकी डोरियां इमरान खान साहब के घर से ही हिलाई जा सकती हैं। अच्छा, सोहेल बड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सोहेल बड़ाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अच्छा बड़ाई साहब, हमें पता है कि आपकी खान साहब से ईद के दौरान मुलाकात हुई, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या पता चला, और क्या वो समझते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात पर कोई ठोस हल निकल सकता है? इज ही इवन रेडी कि कोई मुज़ाकरात हो? मुझे इमरान खान से ईद के दिनों में मुलाकात का मौका मिला, और मुझे उनमें पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग में काफ़ी लचक नज़र आई, और उनका अंदाज़ा था कि भाई वो एक दिन पर जो इलेक्शन की बात है कि एक ही दिन कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो, इस पर भी आमादा नज़र आए। लेकिन ज़ाहिर है उनका थी कि दूसरी साइड जो है वो क्या कहती है और वो कितना डिले मांगती है। वो ज़ाहिर है वो कह रहे थे कि मुझे ये एक भी वजह बता दें कि अक्टूबर में क्यों करवाने हैं, क्या इससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो, तो मैं तैयार हूँ। तो वो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि जल्दी हो इलेक्शन, और बाकी वो लचक दिखाने को तैयार है। अच्छा, अब पंजाब के इलेक्शन के बारे में तो बड़े वो एंथुसियास्टिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तो तोड़ी है, उसकी कोई बात नहीं करता। उसकी कोई वजह आपको नज़र आती है कि बस चाहते हैं पंजाब में हो जाए, पख्तूनख्वा में जब भी हो बस? चूँकि अभी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ हैं, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि सिर्फ पंजाब का कहा है तो इसलिए पंजाब की उन्होंने तैयारी कर लिया। उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट्स दी थी उसके मुताबिक टिकटें दे दी, उसके मुताबिक कैंपेन भी वो चलाएंगे। वो वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के साथ खड़े हैं, और वो कहते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो इन फैसलों को नहीं मान रहे, लेकिन वो आखिरी हद तक जाएंगे, और उन्हें अगर बाज़ारों में भी सड़कों पर भी निकलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के हक़ में तो वो निकलेंगे। अच्छा बराइद साहब, आपकी इतनी बातें हुई खान साहब के साथ, तो एक हालिया इंटरव्यू जो खान साहब का हुआ था जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि उन्हें जनरल बाजवा ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां जो हैं वो तोड़ने का मशवरा दिया था, और वो मशवरा उन्होंने मान लिया। तो इसके बारे में कोई मज़ीद उन्होंने डिटेल दी, क्योंकि ये बात तो अब एवरीबडी वांट्स टू नो कि इसके पीछे क्या था?
मेरा ख्याल है कि ये उनका सही या तो किसी ने सुना सही नहीं या उनसे सही तौर पर ये बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है क्योंकि उस वक्त तो उनकी बाजवा से हालात ख़राब हो चुके थे जब असम्बलियाँ टूटी हैं, सूबाई असम्बलियाँ टूटी हैं। कौमी असम्बली जब टूटी है तो उस वक्त उनके हालात ठीक थे। सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के वक्त तो मेरा ख्याल है उनसे बाजवा साहब से इख्तलाफात रूनुमा हो चुके थे और मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके मशवरे से उन्होंने तोड़ी हैं। बट इख्तलाफात के बाद भी एक आध मुलाकात तो उनकी प्रेसिडेंट अलवी के तवस्सुत से हुई थी ना, तो वो प्रेसिडेंट अलवी का नाम लेकर कह रहे हैं कि उनके साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें खैर। और फिर इंटरव्यू में उन्होंने कहा, तो इसको फिर कैसे हम इसको खुद से कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं? अब ये बताइएगा, इन्होंने बहुत से सरकर्दा रहनुमाओं को जो वज़ीर आला पंजाब बनने के बजा तौर पर ख्वाब देख रहे थे, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर हैं, शाह महमूद कुरैशी, टिकट नहीं दिए और ज़ाहिर है कि उनका रद्द-ए-अमल भी इमरान खान साहब तक शायद पहुंचा होगा या दिल टूट्स पहुंचा होगा। तो इसके कुछ उन्होंने इसकी वजूहात बयान की हैं और वज़ीर आला पंजाब का कैंडिडेट कौन हो सकता है, इस बारे में कोई इज़हार ख्याल किया? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान अब दोबारा उस्मान बुज़दार को जो है वो चीफ़ मिनिस्टर बनाएंगे। ये कंजेक्चर तो हो सकता है। ये भी ठीक है कि उन्होंने ना उस फवाद चौधरी साहब को सूबाई असम्बली का टिकट दिया, ना शाह महमूद को दिया है, ना हमाद अज़हर को दिया है। इससे ऐसे लगता है कि उनके ज़हन में इनमें से कोई ऐसा नहीं जो चीफ़ मिनिस्टर बन सके और इनको वो फेडरल कैबिनेट में ही रखना चाहते हैं। और तो इसलिए ये लामहाला ये नज़र पड़ती है कि फिर परवेज़ लाई और उस्मान बुज़दार में से एक चॉइस होगी, क्योंकि इन दोनों को उन्होंने टिकट दिए हैं। लेकिन उनके पास बहुत बड़ी चॉइस होगी, पूरी एक नई जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो सारे मौजूद होंगे। और मेरा ख्याल है कि परवेज़ लाई से उनके कमिटमेंट भी है, तो वो परवेज़ लाई को सबसे पहले तो चॉइस करेंगे बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल वड़ाइच साहब। साथ ही हमें इरशाद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, पहले तो एक बात क्लियर कर दें, क्योंकि हम ये बात कर भी रहे थे वड़ाइच साहब से भी कि इमरान खान कहते हैं कि बाजवा साहब ने कहा था कि असेंबलियाँ तोड़ दो केपी और पंजाब की, और फिर मैंने तोड़ दी। बड़ी सिंपल सी एक बात है जो उन्होंने कहा। लेकिन फिर हमने ये भी सुना है कि इमरान खान जो है अवामी इज्तिमात में बाजवा साहब के किरदार पर तनकीद भी करते रहे हैं। टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम चल रही है, और तो इतने फड्डे के बाद उनकी सुन के असेंबलियां के तोड़ दी। तो ये बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताएं। इसके 3 जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि बाजवा साहब और इमरान खान साहब की सदर आरिफ अलवी के घर, मतलब ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई, उसके 5 महीने के बाद, तकरीबन 5 महीने के बाद असेंबलियाँ टूटी। तो 5 महीने ज़हन में रखिए। दूसरा जवाब कि वो बंदा जिसको आप कह रहे हैं कि उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, उसके मशवरे पर आप क्यों अमल कर रहे थे। तीसरा जवाब कि इमरान खान साहब खुद कहते हैं, कई मर्तबा कह चुके हैं कि जो भी मैं फ़ैसला करता हूँ वो मेरा फ़ैसला होता है, और अगर मैं अब फ़ैसला करके किसी और पर डालूं तो इसका मतलब है कि मैं इनकम्पिटेंट हूँ। इसका मतलब है मैं डिज़र्व ही नहीं करता प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। नहीं, वो तो बहुत पहले कह चुके हैं, और 10 साल पहले का उनका इंटरव्यू है। अगर मैं तो बहुत रीसेंट बात है। ये कह दूं कि मुझे परफॉर्म नहीं करने दिया गया तो मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, तो वो तो ये कह रहे हैं आपको उन्हें परफॉर्म नहीं करने दिया जनरल बाजवा ने, लेकिन अपनी इनकॉम्पिटेंस वो नहीं मानते हैं। वो पहले यकीनन यही समझते थे कि अगर मैं अगर पपेट ही हुआ, मुझसे कुछ किया ही नहीं जा रहा, तो व्हाई वुड आई सिट देयर, या मैं क्यों करूंगा। बट ही एक्चुअली वांटेड टू सिट देयर फॉर लॉन्गर देन ही एक्चुअली सैट देयर। व्हाट इट टर्न्ड आउट टू बी, क्योंकि वो कहते रहते हैं कि आई कुडंट डू इट। अच्छा, पख्तूनख्वा असेंबलियों का क्यों नहीं सोच रहे भट्टी साहब? शायद आपका राब्ता हुआ हो। जाहिर है कि वो पंजाब के बारे में बड़े इन्वेस्टेड हैं, और मुज़ाकराती अमल में आपको लगता है जो कुछ भी हुआ किसी कंसेंसस पे बात तय हो गई तो मानेंगे उसे, और पख्तूनख्वा असेंबलियों के दोबारा इंतखाबात का क्या होगा? यार, ये कैसी आप बातें करते हैं? इमरान खान मानेंगे, वो पख्तूनख्वा का क्यों नहीं सोच रहे? यार, ये आइन में लिखा हुआ है, दोनों असम्बलियाँ टूटी थी, इलेक्शन की तरफ चले जाते आप, दोनों सूबों में इलेक्शन करवा लेते। ये बात यहाँ तक पहुँची क्यों? इस वजह से कि हुक्मरान इत्तेहाद और इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स ने इस सारे मामले को पहले सियासी बहरान में बदला, फिर आइनी बहरान में बदला, फिर अदालती बहरान में बदला, फिर उसके बाद पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर ला के खड़ा किया, और एक पार्लियामेंट के को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाने की कोशिश की गई।
कितनी अजीब सी बात है वैसे कि वज़ीर आज़म और काबीना मंजूर करते हैं कि 21 अरब दिए जाएँ इलेक्शन के लिए, और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मुस्तरद करती है। इससे बड़ी चतर चलाकी, और यही चतर चलाकी हमें यहाँ ले आई है कि आज हम कभी कह रहे हैं KP में क्यों नहीं इंतखाबात हो रहे, पंजाब में क्यों नहीं हो रहे, दोनों में करवाएं यार। लेकिन जब आइन का खिलवाड़ होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खिलवाड़ होगा, तो इस तरह की बातें निकलेंगी। चलो ठीक है, अब भट्टी साहब ये बताएं कि एक और मामला ये है कि अगर खान साहब पंजाब इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या बुज़दार ही वज़ीर आला बनाए जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में भी स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन क्या, फवाद चौधरी ने तो कह भी दी है ऑलमोस्ट। अब हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि इमरान खान अब भी कहते हैं कि बुज़दार के ख़िलाफ़ बाजवा ने मुहिम चलाई थी। अब बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स है वैसे तो खान साहब की, बट स्टिल ये भी उनका कहना था। और फिर ऑफ कोर्स फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा भी पंजाब टिकट ना मिलने पर ऑब्वियसली आपको पता ही है कि खुश तो है नहीं, और फवाद चौधरी ने कहा भी है कि बुज़दार का चांस बनता है। तो अब क्या या फिर एनीबॉडी लाइक बुज़दार प्रॉब्ली जी, लाइक बुज़दार क्या होता है? साईं उस्मान बुज़दार साडा प्यारा साईं, क्या किस्मत पाई है साईं उस्मान बुज़दार ने। वसीम अकरम प्लस, तब्दीली चांद, तब्दीली सिंबल, असल तब्दीली आजकल नज़र ही कहीं नहीं आ रहे। जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि दोबारा लॉटरी निकलेगी साईं उस्मान बुज़दार की, और अगर निकलेगी तो इससे बड़ी बदकिस्मती पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए और कोई नहीं होगी। थैंक यू आपका भट्टी साहब। मे बी नॉट कि उस्मान बुज़दार, वैसे मुझे अपना लगता है, तो मैं भी मार सकता हूँ ना, सभी मार रहे हैं तो सारी मार रहे हैं तो हम क्यों ना मारें। ठीक so it may not be उस्मान बुज़दार, it might be someone else like उस्मान बुज़दार। that is a statement that needs some sort of a discussion or debate। वो like बुज़दार क्या होता है? मतलब जिसके बारे में शायद आपने ना सुना हो। अच्छा, I thought आप literally likeness की बात कर रहे हैं। नहीं, आप जिसके बारे में आपने ना सुना हो, सो छक्का लगेगा वो किसी का भी लग सकता है। अच्छा, फवाद चौधरी साउंडेड वेरी ऑफ अबाउट इट, बहुत डिसअपॉइंटेड। उनकी वो डिसअपॉइंटमेंट जो थी ना, वो उनकी शक्ल पे नज़र आ रही थी। अच्छा जी, मूविंग ऑन, वादा आपसे था कि हम ज़रा नूरजहाँ की बात करेंगे, कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहाँ के बारे में मुख्तलिफ लोगों के खदशात दुरुस्त साबित हुए और नूरजहाँ बच ना सकी। ये हमें उसकी हालत देख के, जब हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते थे, हमें नजर आ रहा था कि उठ नहीं पा रही, तो इसने क्या ठीक होना है। लोगों को आई एम नॉट टू थ्रिल्ड अबाउट श्रीलंका की तरफ से जो बताया गया है ना, सोशल मीडिया पे एक बयान था उनके कौंसल खाने की तरफ से कि भाई हम 2 मजीद हथनियाँ गिफ्ट करेंगे पाकिस्तान को। यस, प्लीज ना करें, प्लीज डोंट। यस, ये आई एम सो ग्लैड नहीं करें, ये बात याद दिलाई है ना दे। हमें किसी किस्म के हमें इस किस्म के भाईचारे की जरूरत नहीं है। और आपने क्या हमारे पास ऐसा देखा कि आपको लगा कि हम बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं जानवरों का, और हमें तो हथनियाँ मिलनी चाहिए, अपने पास रखें प्लीज, और उनकी अच्छी तरह टेक केयर करें। वी आर नॉट केपेबल, बल्कि मधुबाला को भी ले जाएं अगर आपका हमें आपकी दोस्ती का एहतराम है, कदर है, लेकिन उसमें बेजुबान जानवरों का इस्तेमाल ना करें, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल, तो एक ये बात होगी। दूसरा आपको बता दें कि मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकली से पहले इसके कुछ टेस्ट लिए जाएंगे, तो उसको भी सोचा जा रहा है कि अब जू से निकाल दिया जाए मधुबाला को, द अदर हथनी, और उसको सफारी पे पार्क ले जाया जाए, तो उसके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, और मधुबाला की स्क्रीनिंग और खून के नमूने भी लिए जाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है नूरजहाँ के जब टेस्ट लिए गए थे तो इसको हेमाटोमा तशखीस हुआ था, और जो इसकी रिपोर्ट्स जो हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद एग्जैक्ट इसकी मौत की वजूहत सामने आ सकेंगी, और यही है कि एनर्जी लेवल तेज़ी से गिर रहा है इसका, और मौत वाक़ होने से इसे कोई मुहलिक वायरस लग गया जिसकी वजह से इसकी जान चली गई, और इम्यूनिटी बेसिकली तकरीबन ख़त्म हो गई ना उसकी, और एनर्जी लेवल तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो गया। ख़त्म ही, बिल्कुल वही बात होगी, इम्यूनिटी भी ख़त्म और ज़्यादा एलिमेंट्स, उसके बाद एनर्जी टू रिकवर भी। आप बिल्कुल ऐसे अखज़ करें कि इंसान की एवरेज उम्र भी इतनी होती है जितनी एक हाथी की होती है, 65, 60, 70 साल, और 17 साल का नौजवान या कोई नौजवान लड़का या लड़की, हाँ, वो इन बीमारियों का शिकार हो जाए और उसकी जान चली जाए, जवान मौत होती है ना, ये एक्चुअली जवान मौत हुई है नूरजहाँ की, बड़ी सैड। अच्छा, साथ ही वो जो बातें हो रही थी ना कि जू को बंद कर दिया जाएगा एंड ऑल दैट, बहुत बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट इसका डिसीजन जो है वो नहीं हुई। तो हमने कहा ये भी आपको बता दें कि ये इतनी फौत हो गई है तो अब जू भी बंद हो जाए। और ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि भाई गरीबों की तफरीह है और गरीब आदमी और कहाँ जाए,
भाई आप दरवाजे तो खोले रखें, ज़रूरी तो नहीं है कि आपने बेज़बान जानवरों को कैद में रखकर इंसानों को तफरीह फराहम करनी है। आप उसको एक बेहतरीन किस्म के हेल्दी एक्टिविटी से भरपूर पार्क में तब्दील कर दें, बच्चों के लिए झूले लगा दें, राइड्स लगाएं, खाने पीने की चीज़ें हों, दरख्त हों, प्लांटेशन हो। हम आपको मतलब क्या आइडिया, क्या हम आपको मैप करके दे देंगे कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। अच्छा, इस पे जो तफसीली बात होगी। और सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। नूरजहां की मौत के बारे में हम बात कर रहे हैं और मधुबाला की मुंतकली का भी जिक्र होगा। सबसे पहले तो ये बता दें सैफ साहब कि इब्तदाई तौर पर इसके पोस्टमार्टम में नूरजहां के क्या बातें सामने आई हैं और इसकी हतमी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जिसे कहते हैं, कब तक आ जाएगी? जी 22 तारीख को 22 अप्रैल को नूरजहां का पोस्टमार्टम हुआ। इसमें इंटरनेशनल टीम और इसके अलावा लाहौर से जो पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट्स हैं वो आए थे। ये एक ज़ाहिर लंबा एक प्रोसीजर था। उसमें उन्होंने जो नमूने हैं डिफरेंट अज़ा के वो लिए, जिसमें दिल, हार्ट का, लंग्स था, स्प्लीन, किडनी, वर्टिब्रल कॉलम जो इसका होता है, नी जॉइंट्स, तमाम उन्होंने जो अज़ा लिए हैं वो लाहौर भिजवा दिए। मैं इनसे राब्ते में हूँ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस के साथ। जैसी ही रिपोर्ट उसकी आती है लेबॉर्ट्री से, हतमी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा और वो शेयर भी की जाएगी। राइट। अच्छा सैफुर रहमान साहब, ये भी बताइएगा कि 4 पॉज की टीम जो है वो भी आ चुकी है, तो उनका पोस्टमार्टम की इब्तदाई मालूमात पर क्या कहना है? देखिए, एलिफेंट का जो पोस्टमार्टम है ये बहुत टेक्निकल और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, तो इसीलिए हमने इंटरनेशनल टीम को इसमें बुलाया था। तो उन्होंने भी इसके सैंपल लिए हैं, जो लोकल हमारे एक्सपर्ट्स थे, पैथोलॉजिस्ट, पोस्टमार्टम करने वाले। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती लेबॉर्ट्री से, वो कुछ कहने से कासिर है। एक दफ़ा लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आ जाए और तस्दीक हो जाए कि क्या बीमारी थी, क्या इन्फेक्शन था नूरजहां को, तभी एक रिपोर्ट तैयार हो सकती है। अच्छा साहब ये बताइएगा, ज़ाहिर है मधुबाला की हालत भी वैसे ही अब अकेली हो गई है तो और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, वहाँ से उसे मुंतकिल करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। कब तक भेजा जा सकता है उसे वहाँ पर सफारी पार्क में, अगर भेजना है तो? विज़िट किया था सफारी पार्क का मधुबाला की शिफ्टिंग की तैयारी के सिलसिले में। एक ये बहुत बड़ा काम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, तकरीबन 2000 किलोग्राम से ज़्यादा उसका वज़न है। इसको शिफ्ट करना एक ख़ास कंटेनर में, जिसकी 5 मीटर हाइट हो, 4 मीटर लंबाई हो, 3 मीटर के करीब इसकी चौड़ाई वाला कंटेनर ये बनाया जा रहा है। उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है और जो एक एलिफेंट ट्रेनर है वो भी आए हुए हैं जो उसको सुधाएंगे मधुबाला को कि वो कंटेनर के अंदर आराम से चली जाए और जो रास्ता है पूरा इसकी ट्रैवलिंग टाइम वो ठीक रहे। तो ये इसका दूसरा मरहला है। तीसरा, वहाँ पे इसको रिलोकेट करना है, वहाँ पे एलिफेंट हाउस का बनना मधुबाला का, ये भी एक बड़ा काम है। उसकी सिलेक्शन फाइनल हो गई है, तो इंशाअल्लाह ताला एक आध महीने के अंदर अंदर ही तमाम तैयारी हो जाएगी और इंशाअल्लाह जून तक हम मधुबाला को कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन से सफारी पार्क कराची में शिफ्ट कर देंगे, जहां पर वो दूसरे 2 हाथियों के साथ नेचुरल हैबिटेट में, एनवायरनमेंटल जो फ्रेंडली है, जहां पे दरख्त हैं, पानी है, चलने के लिए बहुत बड़ी जगह है, 5.5 एकड़ की जगह है वो तमाम, तो वहाँ पे वो आराम से रह सकेंगे। चलिए, आई होप कि यू कैन ट्राई टू कट डाउन दिस टाइम ऑफ 1-1.5 महीना भी। हाँ, लेकिन ये आपने अच्छा बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन भी एक चैलेंज ही होता है, तो इसलिए एकदम से जी आज डिसाइड हुआ कल ये इतना चीज़ें हो भी नहीं सकती। सो गुड फॉर टेलिंग अस। ये भी बताइएगा कि मधुबाला के भी तो टेस्ट हुए होंगे, तो उसकी तबीयत और उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है? जी, मधुबाला की स्क्रीनिंग हुई है। जब भी कोई भी एलिफेंट
इस तरीके से किसी का इंतकाल हो तो जो साथ एलिफेंट होता है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है कि कोई इन्फेक्शन, कोई इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो नहीं है। तो लाहौर से जो टीम आई हुई थी उसने उसकी स्क्रीनिंग की है, उसमें उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट किए गए हैं, मुख्तलिफ नमूने लिए गए, वो भी लाहौर भिजवा दिए गए हैं। उसकी भी जैसी रिपोर्ट आएगी हमारे पास तो वो हम उसी हिसाब से मधुबाला की तमाम चीज़ें निगहदाश्त करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा ज़ैब साहब कि चिड़ियाघर को बंद कर दिया जाए, ये भी बातें सामने आई, फिर ऑब्वियसली उसकी तरदीद की गई कि नहीं गरीबों की यही तफरी है। खैर, गरीबों की तफरी के लिए बेज़ुबान जानवरों को किस तरह से एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनाया जा सकता है, ये भी कोई लॉजिक तो नहीं है। फिर बताया गया कि हम इसकी सहूलियात बेहतर करेंगे। कुछ है आपका प्लान? क्योंकि वादे वईद तो बहुत सारे होते हैं, किस तरह से सहूलियात बेहतर करेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पे? देखिए, चिड़ियाघर एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट की जगह है। इस ईद में लाखों लोग रोज़ाना की तादाद में उन्होंने चिड़ियाघर का, सफारी पार्क का, लांडी चिड़ियाघर का विज़िट किया और वो जानवरों को देखते हैं, जो जंगली हयातियात होती है उसको देखते हैं, उससे ज़ाहिर नॉलेज गेन करते हैं। वो एक तफरीह तबाह का एक बहुत बड़ा मरकज़ होता है। कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और इस पूरे प्लान पे हम काम कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने बहुत हमें इसमें अभी सपोर्ट किया है, बल्दिया उज़्मा कराची को कि कराची ज़ू को बेहतर किया जाए। कराची ज़ू का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है, जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं पार्किंग की, उनकी दीवारें, वॉशरूम्स, दूसरे जो इनके जो दुकानें वगैरह हैं वो बेहतर हुई हैं, नए केज तामीर हुए हैं। इंशाल्लाह दूसरे भी जो केजेस हैं ख़ास तौर पे जो बिग कैट्स के हैं वो बेहतर किए जाएंगे और पूरा एक प्लान के तहत इसको बेहतर किया जाएगा। और हमारा प्लान ये है कि मधुबाला अभी इंशाल्लाह शिफ्ट होगी जून तक कराची सफारी पार्क में, तो उसमें इससे बहुत बेहतरी आएगी और दूसरी जो बिग कैट्स हैं वो भी एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगी और जो मॉडर्न मैनेजमेंट के मॉडल्स हैं उनके मुताबिक बहुत फ्रेंडली वहाँ का स्टाफ और बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखा जाएगा। डिफरेंट फैसिलिटीज़ का प्लान है जिसमें बच्चे, बूढ़े, तालिब इल्म और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो भी वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। देखिए, प्लान तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन आई होप कि आप ये एंड में ना कहते हैं कि हमारे पास तो फंड्स नहीं थे इसलिए हम इनमें से किसी पे भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान साहब। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई ऐसा कुछ कहेगा, बिकॉज इतनी बात हो चुकी है, इतने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, इतने खौफजदा हुए हैं देख के कि इतना बड़ा जानवर किस तरह बीमार होकर मर भी गया। चलिए, आप ज़िंदगी में बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन मुझे अभी भी कोई बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ कि कराची ज़ू को इस तरह से बेहतर किया जा सके। तो वैसे तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये समझा कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इज़ द ओनली वन हु थिंक्स दैट, वरना उम्मीद भी तो नहीं छोड़ सकते ना। ऑब्वियसली इतनी लंबी सारी बात हुई एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, उनका ये कहना है कि पूरा प्लान एक है, मे बी नॉट फॉर टुमारो बट इन अ मंथ। सो हम भी तो बैठे हैं ना इधर, वील कीप अ चेक ऑन इट एज वेल। और आप लोग कहाँ चुप रहेंगे, तो आप लोग भी सोशल मीडिया पे बोलेंगे ही कि अगर ऐसा ना हुआ तो एवरीबडी इज गोइंग। पता है क्या, ज़ू में जानवरों की रिहाइश, उनकी खुराक, उनके हैबिटाट, उनके एनवायरनमेंट का मसला, ये दुकानें और ये मसले तो ये सेकेंडरी हैं। सो उनको किस तरह से बेहतर माहौल फराहम किया जा सकता है, मतलब एक थोड़ा डिस्टेंस भी क्रिएट करें, जंगले भी जालियां दर जालियां नहीं लगाया करें बराए मेहरबानी। वहाँ पे लोगों को सेंसिटाइज करें कि वो पिंजरों के अंदर घुस ना जाएं और वो भी जरा फासला हो। जालियां दर जालियां ओवर द इयर्स हुई जी। पहले जी 10 साल पहले किसी ने 2 जालियां लगा दी, फिर लगा वो डिटीरियोरेट हो रही हैं, अब उतारने की क्या जरूरत है, उसमें एक और जाली लगा दो। एग्जैक्टली दैट इज हाउ इट मस्ट हैव हैपेंड। देयर इज नो अदर, जिसको कहते हैं ना जस्टिफिकेशन फॉर कितना गंद पड़ा हुआ है इधर। लेकिन बात वही हो गई कि ये जो बंद करना है ज़ू, जानवरों को मुंतकिल करना है, वॉट एवर नीड्स टू बी डन हैज़ टू बी डन ऑन इमरजेंसी बेसिस। गर्मी जो है कड़ाकेदार गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई है, बीमारियां ऑलरेडी हैं, खुराक प्रॉपर है नहीं, तो इससे पहले और स्टोरी लाइन्स, हेडलाइंस बने कि वहाँ क्या हो रहा है ज़ू में, निकालें। और मौसमियाती तब्दीलियों को भी मद्देनजर रखना चाहिए जानवरों की टेक केयर करते हुए। या इंसान नहीं संभल रहे हमसे हीट वेव में,
मतलब जानवर तो वैसे ही हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना। अच्छा भाई दुनिया बहुत आगे जा रही है और यू नो हमें तो कभी कभी ज़रा मुश्किल हो जाती है टू कोप अप विद द स्पीड दैट द वर्ल्ड इज मूविंग फॉरवर्ड। वर्ल्ड की बड़ी स्पीड है भाई। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला फिनोमेना है ना, पर्टिकुलरली इससे पहले तो ज़ाहिर है सुना था, पढ़ा था, लेकिन एक चीज़ जो हम पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ChatGPT है। एज इन ज़ाहिर है ये पॉपुलर भी हुआ और यू नो वन ऑफ माई कज़न्स हैड स्टार्टेड अ बिजनेस और उसको तस्वीरें लगाने के लिए कैप्शंस की ज़रूरत थी, तो उसने बस कीवर्ड्स डाले और ChatGPT ने उसकी सारी कैप्शंस वगैरह सब क्रिएट करके दे दिया। भी एक नुआंसेस हैं कि कितने आप स्पेसिफिक हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें भी बाय द वे हम समझते हैं कि 2 लफ्ज़ डाले चीज़ निकल आई, लेकिन जितने आपकी क्लैरिटी होगी दिमाग में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उतना ही आपको मदद करेगी। आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो जहाँ चाइना में स्कूल जो है क्लासरूम्स वगैरह में समझे कि 8, 9, 10 साल के बच्चे, उनको इतना एडवांसमेंट उनकी स्कूल लेवल पे चली गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि उनको माथे पे ये बैंड्स पहनाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली अटैच्ड हैं, उनमें कलर्स हैं। टीचर को पता चल जाता है देख के, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू देम थ्रू हर लैपटॉप, कि किस बच्चे की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, किस बच्चे की अटेंटिव है, कंसंट्रेशन है, कौन कंसंट्रेट कर रहा है सबक पे, कौन नहीं कर रहा। वो लाइट्स चेंज हो जाती हैं, वो पूरे उनके मीटर्स चल रहे होते हैं, यू कैन एक्चुअली सी। तो ये थोड़ा खौफजदा सा सीन है, लेकिन बच्चे भी बड़े यूज्ड टू हैं, कभी उसको ऑफ कर देते कभी ऑन। उसके बाद एक और चाइना में भी एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल स्कूल है जिसमें उनका ये कहना था कि वालिदैन को बड़ा कन्विंस करना पड़ा था ये प्रोग्राम में अपने बच्चों को एनरोल कराने के लिए। एक और चीज़ कि एक रोबोट की भी बात हो रही थी कि उसको कोई एक्टिविटी दी हुई थी। अच्छा, इस पे एक्सपर्ट ट्रायल है। हाँ, लेकिन उसने इतना ओवरवर्क किया रोबोट ने कि कभी कभार वो खुद भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। बेहोश हो गया था तकरीबन। हाँ, वो बेहोश हो गिर गया था रोबोट। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर नास्ट डॉक्टर अदील यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जो मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है, कोई हैरत ज़दा है तो कोई खौफज़दा है, इसके के उनके ज़राए आमदन ये ना खा जाए। अब ChatGPT की सूरत में तूफ़ान पपा हो चुका है कि भाई आगे बनेगा क्या। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ अमेरिका और यूरोप में 3 करोड़ नौकरियां तक ख़त्म कर सकती है। 300 मिलियन। तो बताइएगा बिलउमूम पूरी दुनिया और बतौर पाकिस्तानी बिलखुसूस हमारे लिए इससे क्या हमें अखज़ करना है, कंक्लूड करना है कि हमारे लिए किस तरह बचना है, बेसिकली यही पूछ रहे हो। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। आपने अभी यूरोप के मुझे नंबर्स बताए, लेकिन यूरोप और अमेरिका में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑन द राइज। तो ये आधी बात है कि ये इतनी नौकरियां खा जाएगा। इसका आप कंपैरिजन करें कि कितनी नौकरियां वो जनरेट करेगा, तो जितनी नौकरियां कम होंगी उससे कहीं ज्यादा जनरेट होंगी, और वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक बेहतर नौकरी है जो जनरेट होगी। तो जरूरत इस अमर की है कि हम रियलाइज करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को बता रहा है कि जो बेसिक काम कंप्यूटर पे छोड़ दो और बेहतर काम खुद करो, उसके लिए अपने आप को ट्रेन करो। तो हमें बजाय इससे खौफजदा होने के इस चीज को अपनाने की जरूरत है, और इस अमर को तय करने की जरूरत है कि हम अपनी डायरेक्शन किस तरह शिफ्ट करनी है। बिल्कुल, आपने बड़ी पॉजिटिव बात की है और डेफिनेटली इसको समझने की भी ज़रूरत है, बिकॉज अभी तो बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे लोगों को समझ आना स्टार्ट हुई है। जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली कई नए मौके भी पैदा करेगा, और इतने एवेन्यूज़ हैं जो कि अभी तक हमने एक्सप्लोर भी नहीं किए, अभी तक वो डिस्कवर भी नहीं किए। तो और वैसे भी अगर देखा जाए आफ्टर कोविड जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज में होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को जांचने का मयार भी बदल गया है। तो अगर नुकसानात होंगे तो ऑब्वियसली AI के फ़ायदे भी बहुत से होंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में आप डॉक्टर? जी, फायदे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया। यहाँ पे तो ना हमारी गवर्नमेंट और ना प्राइवेट सेक्टर ने इसको अपनाया है। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेसेस
वी कैन ऑप्टिमाइज आवर सप्लाई चेन, हम अपनी सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। पाकिस्तान इज अ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हम अपनी एग्रीकल्चर पे जितना क्रॉप की यील्ड बढ़ा सकते हैं अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करने के साथ, तो वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट फ्रॉम आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर यूजिंग AI algorithms for precision agriculturing. And thirdly, there is tons of data available of international trade. International trade एक ऐसी चीज है जिसका सारा डेटा पिछले दहाइयों का ऑनलाइन पड़ा हुआ है, तो वो that can be used to understand the patterns of different countries doing their imports and exports, and now we have a set of strengths. Pakistani economy has a set of strengths, so the AI can help match those strengths with the requirements of other countries. अच्छा, अब ये बता दीजिएगा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हमें एक्सप्लेन करते हैं, क्या इज़ दिस द सेम, और हिफाजती प्रोटोकॉल्स क्या हो सकते हैं इसके? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जहाँ हर चीज़ के जहाँ अच्छे पहलू होते हैं उसी तरह उसके नुकसानात भी होते हैं। तो वी नीड टू क्रिएट, वेस्ट पे तो इवन नई स्टार्टअप्स इसके ऊपर फॉर्म अप हो रही हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवेयरनेस पैदा करेगी, उसके लिए कानून और उसके कानून को पुश करेगी, उसके डूज एंड डोंट्स मुतय्यन करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी कि जहाँ पे एक कल्चर चला हुआ है ये ऑडियो और वीडियो लीक्स का, कि हम मुतय्यन करें, अपने ऐसे इदारे क्रिएट करें कि जो कि AI पुलिसिंग कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर नास्ट, डॉक्टर अदील यूसुफ। तो एंड रिजल्ट सारी कॉन्वर्सेशन का यही निकला है कि हमें समझना है मजीद। ठीक है, अब जाते जाते कोशिश तो हमारी ये थी कि बड़ी अच्छी कोई बात करें, लेकिन खबर आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको ज़हनी तौर पर और आपको मौशी तौर पर भी तैयार आपको होना ही पड़ेगा। जो मैं बताने लगा हूँ आपको, गैस टैरिफ के बाद गैस मीटर माहाना चार्जेस में इजाफा किया गया है। 40 रुपये होता था पहले माहाना, अब ये 500 रुपये कर दिया गया है। यानी कि अगर आप गैस नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको 500 रुपये हर महीने देना पड़ेंगे, क्योंकि वो जो 40 रुपये, हाँ, क्योंकि वो मीटर वैसे 40 रुपये भी अलग अनरियलिस्टिक है जिस हिसाब से हमने नेचुरल रिसोर्स बर्बाद किया है। 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे हर महीने। और ये चार्जेस बाय द वे ये मुझे नहीं समझ आता जी, जनवरी 2023 से लागू होंगे, तो मतलब ऑलरेडी हम अप्रैल में बैठे हुए हैं। सो क्या इकट्ठे भेज देंगे पिछले 3 महीने के भी, क्या करेंगे? क्योंकि इस तरह तो बोझ इस तरह इतना पड़ता है कि लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। ये मतलब ये डिसीजन पीछे क्यों जा रही है भाई? जब से वहीं से शुरू कर लेना, या तो पीछे से शुरू कर लो। अच्छा जी, होपफुली एट अ बेटर प्लेस जिसमें हम 2 अलग कुर्सियों बैठे, तो हम अलग ही हैं वैसे।